हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर गई है, आप लेट 30s में हैं और अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो इसके लिए आपको किन खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और क्या क्या रिस्क जुड़ जाते हैं जनरली अगर 35 की एज के बाद प्रेगनेंसी प्लान करी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आजकल 35 की एज के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना काफ़ी कॉमन हो गया है क्योंकि कपल्स काफ़ी करियर कॉन्शियस होते हैं और जो मैरिजेस की एज भी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि लड़कियां भी और लड़के भी पहले करियर में अच्छी तरीके से सेटल हो जाना चाहते हैं और फिर मैरिज या प्रेगनेंसी के बारे में सोचने की बात उसके बाद आती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए अगर आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि कुछ रिस्क इसके साथ जुड़ जाते हैं आफ्टर 35 प्रेगनेंसी में। और कुछ खास प्रिकॉशंस अगर आप ले लें लेटर एज में प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले तो वो अच्छा रहता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से रिस्क्स जुड़े रहते हैं लेटर एज में प्रेगनेंसी के साथ। पहली प्रॉब्लम जो आती है प्रेगनेंसी में वो ये है कि कंसीव करने में दिक्कत होती है। देखिए क्या होता है कि विमेन जो होती हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती हैं बच्चियां, और ये जो एग की संख्या है और इनकी क्वालिटी भी जो होती है वो जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है इसकी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी डिक्रीज आता है, कम होती जाती है। तो उस केस में और खास तौर से क्या होता है कि जो एग है वो थोड़ा उसमें फर्टिलाइज होने में भी दिक्कत आती है। तो इन कारणों की वजह से लेटर एजेस में प्रेगनेंसी ट्राई करने में कई बार ऐसा होता है कि कंसेप्शन हो ही नहीं पाता है, ये एज फैक्टर की वजह से होता है। तो नॉर्मली तो अगर इनफर्टिलिटी की बात करें तो डॉक्टर्स तभी इनफर्टिलिटी मानते हैं कि अगर 1 साल तक ट्राई करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है तब ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, लेट 30s में है, तो उस कंडीशन में अगर 6 मंथ्स तक आपने ट्राई कर लिया है और आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरा रिस्क जो बढ़ जाता है इस एज में प्रेगनेंसी का वो मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क होता है, क्योंकि जनरली जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं इनफर्टिलिटी के लिए इस एज ग्रुप में और आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए वहाँ पे मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसमें थोड़ा चांस ये होता है कि एक से ज़्यादा एग रिलीज होने का उसमें चांस रहता है, रिस्क रहता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला रिस्क जो जुड़ा होता है लेटर एज में प्रेगनेंसी के साथ वो ये है कि आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होती है कि पहले तो डायबिटीज नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज डेवलप हो जाती है तो इस कंडीशन को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है और इससे मदर और बेबी की दोनों की हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। इसके ऊपर मेरे वीडियोस हैं, मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी। अगर आपको पर्टिकुलरली जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में जानना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। क्या होता है जब जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो जनरली क्या चांसेस होते हैं कि बेबी का साइज जो है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आती है। दूसरे कुछ और रिस्क भी बढ़ जाते हैं अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। इस केस में प्रीमेच्योर लेबर का, प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क जो बढ़ जाता है लेटर एज में प्रेगनेंसी के साथ वो है हाई ब्लड प्रेशर का। जो ओल्डर वीमेन होती हैं, अपने लेट 30s में होती हैं, उनमें ये रिस्क ज्यादा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। इस पे मेरा एक वीडियो है कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रेगनेंसी और बेबी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगला रिस्क जो होता है वो ये है कि लेटर एज में प्रेगनेंसी के साथ प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी अगर हो जाती है तो बेबी उतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है अभी बर्थ के लिए, अपने आप सर्वाइव करने के लिए। तो अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में डिलीवरी हो जाती है तो वो बेबी की हेल्थ के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा लो बर्थ वेट बेबी होने का भी रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि बच्चे का जो वजन है वो जितना होना चाहिए उससे काफी कम रह जाता है। अगला रिस्क जो जुड़ा होता है लेटर एज में प्रेगनेंसी के साथ वो ये है कि उसमें सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन करने की नौबत
आ सकती है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऐसे जो लेटर एज ग्रुप में प्रेगनेंसी अगर कंसीव करी जाती है तो वहाँ पे उनका चांस जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स को थोड़ा पार्टली या फुल्ली कवर कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, उस कंडीशन में फिर सिजेरियन सेक्शन ही होता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, या प्लेसेंटा का यूट्रस में नीचे की तरफ अटैच्ड होना क्या होता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस पे मेरा एक वीडियो है प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर, लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क जो जुड़ जाता है लेटर एज में प्रेगनेंसी के साथ वो है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं यंगर मदर्स के कंपेरेटिवली। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर होती है तो कुछ कंडीशंस, जिसके आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, उसका भी थोड़ा रिस्क इसमें बढ़ जाता है। अगली चीज़ जो रिस्क इसके साथ जुड़ा होता है वो ये है कि इसमें मिसकैरेज के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है, लेटर स्टेजेस में एग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी यंगर एज में रहती है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि मिसकैरेज के चांसेस भी ओल्डर एज की प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ख्याल आपको रखना चाहिए अगर आप लेटर एजेस में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तो सबसे पहली एडवाइस जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही आप गायनेकोलॉजिस्ट के टच में आ जाएं, उनसे कंसल्टेशन स्टार्ट कर दें, अपना हेल्थ चेकअप करवाएं रूटीन, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, अपनी शुगर चेक करवाइए, अपने हार्मोन लेवल्स स्पेशल थायराइड हार्मोन के लेवल्स ज़रूर चेक करवाइए। तरीके से जो आपकी बेसिक हेल्थ है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले वो अच्छी तरीके से उसका असेसमेंट हो जाना चाहिए। और अगर डॉक्टर को लगेगा कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपको पहले मैनेज कर लेना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, तो उन चीज़ों पे आप खास ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आपको पहले से ही शुगर है, या आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही हाई रहता है, या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत है, कुछ भी इनमें से ऐसा है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही आप इसे कंट्रोल में ले आए, मैनेज कर लें, तो आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो उसके बाद आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप वहाँ पे कराना चाहिए, और प्रॉपरली बेबी की हेल्थ को मॉनिटर करना और आपकी हेल्थ को मॉनिटर करना वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है। अगली चीज़, अपनी डाइट का ख्याल रखिए। सिर्फ कंसीव करने के बाद ही नहीं, कंसीव करने से पहले भी, यानी कि जब आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी तो एटलीस्ट 2-3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान कई और न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है। अगली चीज़, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप ओवर वेट भी नहीं होनी चाहिए और अंडर वेट भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी में आइडियल वेट क्या रहता है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, जिसको कि आप देख सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपका वेट होना चाहिए एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए। अगली चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो है कि बिल्कुल एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, यानी कि बस बैठे बैठे वाला काम नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूर आपको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आधा घंटा भी ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है तेज़ तेज़ चलना, अगर आप 24 घंटे में से आधा घंटा भी निकाल लेती हैं ब्रिस्क वॉक करने के लिए, तो ये आपकी हेल्थ के लिए और एक हेल्दी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगली चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें थोड़ा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एग की क्वालिटी भी डिटेरियोरेट करती है एज के साथ। तो इसमें एक स्क्रीनिंग होती है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सेल फ्री डीएनए स्क्रीनिंग। इसके लिए आप में से यानी कि मदर में से ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसी के थ्रू बेबी का जो डीएनए होता है उसको टेस्ट किया जाता है, ये पता करने के लिए कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ऐसी तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 18, इस टाइप की जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको इसमें रूल आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, उनसे बात कर लेनी चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप लेटर एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कोई बुराई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हेल्दी बेबीज़ या सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज नहीं हुई हैं 35 की एज के बाद, बिल्कुल हुई हैं। लेकिन जो थोड़ा रिस्क होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको होनी चाहिए ताकि आप उसको सही से मैनेज कर सकें, और कुछ एहतियात जो बरतने चाहिए वो ज़रूर आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।